यूरोप के अंदर जो लोकल ईसाई वगैरह थे ना, उन्हीं के वजह से क्या हुआ कि दो तरह के ग्रुप बन गए। यूरोप में चर्च का बहुत बड़ा दबदबा था और चर्च हर जगह अपना इंटरफेयर करता था, हर जगह पर, हर छोटी छोटी जगह पर। जैसे सबसे बड़ी जमीन का मालिक चर्च है। अगर आम जनता और राजा के बीच में भी कोई वैवाहिक संबंध स्थापित होने, वो भी वही कर रहा है। कौन? चर्च ही कर रहा है। वैवाहिक संबंध मतलब कोई बड़ा राजा जो है, इंग्लैंड का राजा था, जेम्स आई थिंक नाम था, वो पुर्तगाल की राजकुमारी से उसका विवाह हुआ और उसको तलाक देना चाहता था। अब वो चर्च की मंजूरी के बिना तलाक भी नहीं दे पा रहा है। सोचो कैसी बात है। तो चर्च का प्रोपेगेंडा बहुत जबरदस्त बढ़ गया था। अच्छा, दूसरी बात, चर्च ने ऐसे ऐसे टैक्स लगा रखे थे, ऐसी ऐसी चीजें उन्होंने कर रखी थी कि आम जनता का जीना मुश्किल हो गया था। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको, यूरोप के अंदर क्षमा पत्रों की बिक्री हो रही थी। क्षमा पत्रों की बिक्री, है ना। क्षमा पत्र क्या है? चर्च आपको सर्टिफिकेट देता है कि आपके जीवन में अगर कोई भी आपसे पाप हुए, आप ये पोप का साइन किया हुआ ये सर्टिफिकेट ले लो, आपके सारे पाप गुनाह ईश्वर माफ कर देगा। मतलब एक लाइन चलती थी कि जैसे ही तुम्हारे द्वारा दिए गए सिक्कों की खनक प्रभु के कानों में पड़ेगी, तुम्हारे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। आप सोचो, ये तो जहालत का दौर चल रहा है यूरोप के अंदर, है। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई विद्रोह तो होना ही था, और विद्रोह हुआ भी, है ना। एक बहुत ही छोटा सा बेचारा एक पादरी मार्टिन लूथर, है ना, वो बिल्कुल ही इसके अगेंस्ट में आ जाता है कि ये कोई बात है क्या? हमें अगर बाइबल पढ़नी तो क्या सिर्फ लैटिन में ही बाइबल पढ़ेंगे? क्या सिर्फ व्याख्या, इसकी व्याख्या बाइबल की सिर्फ पोप कर सकता है? नहीं। तो जबरदस्त प्रोटेस्ट किया इन्होंने, लड़ाइयां हो गई यूरोप के अंदर, दो ग्रुप बन गए। एक जो पोप के ईसाइयत को सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि हमें ईसाई धर्म को मानने के लिए पोप की जरूरत नहीं है। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट वायलेंट यार, मतलब कहते हैं ना, बहुत लंबा लड़ाई झगड़ा हुआ। इसके ऊपर तो मैं पूरा अलग से एक वीडियो बना सकता हूं। एनीवे, 1545 आते आते क्या हुआ कि इनके बीच के जो भी झगड़े थे वो सारे शांत हो गए। अब क्या है कि पुर्तगाल, इटली, स्पेन, ये वो तीन बड़े देश हैं जिनका कैथोलिक ईसाई धर्म में बड़ा जबरदस्त कहते हैं ना फेथ था। और यहां के राजा तो कैथोलिक ईसाइज्म के फ्लैग बेरर थे। और यहीं पर इन्होंने ये सोच लिया था कि भाई हम ईसाई धर्म की जो पुरानी ग्लोरी है उसको वापस स्थापित करेंगे। सिंपल सा मीनिंग बताऊं, इन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी कि हमारा कोई भी एक जहाज जो 1000 टन से ज़्यादा होगा, अगर वो किसी विदेशी यात्रा पर जा रहा है तो उसके साथ हमारे चर्च का एक पादरी और एक मिशनरी जरूर जाएगा। मिशनरी वो व्यक्ति है जो धर्म का प्रचार करेगा, समझ रहे। पादरी वो व्यक्ति है जो कि अगर कोई चर्च बना दिया जाएगा तो वहां पे धर्मगुरु का काम करेगा। ये जहां जाते वहां पे ईसाइयों के मिशनरी और पादरी चले जाते, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना है। तो ये लोग भारत भी आए। भारत आए तो बड़ी तेजी से इस पूरी कोस्टल लाइन के अंदर धर्म परिवर्तन जो है वो शुरू होने लगा। और इस व्यक्ति ने, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने जो है एक और पॉलिसी बनाई। अपने साथ जितने भी पुर्तगाली नाविक, सैनिक, नागरिक, जो कोई भी लोग आते थे, उनको ये बोला कि भाई आप तो यहाँ की भारतीय महिलाओं से विवाह करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस पर्टिकुलर जगह का ईसाईकरण होना चाहिए। आगे चलकर पुर्तगालियों के पतन का सबसे बड़ा कारण यही था कि इन्होंने भारतीय समाज के धर्म परिवर्तन करवाने की कोशिश करी। इस वजह से ये सक्सेसफुल नहीं हुए। अंग्रेजों के सक्सेसफुल होने का कारण यही था। अंग्रेजों ने धर्म परिवर्तन की बात शुरुआत में कभी नहीं करी, बाद में तो देखो खूब चीजें हुई, बट शुरुआत में जब ये स्टैंड हो रहे थे, भारत में अपनी जड़ें जमा रहे थे, तब अंग्रेजों ने कभी इस तरह की बातें नहीं करी। पुर्तगालियों ने करी। इवन पुर्तगालियों ने तो ऐसा है, मुगलों का एक जहाज लूट लिया जो हज यात्रा पे जा रहा था। शाहजहां ने एक बार और एक बार औरंगजेब ने पुर्तगालियों की सारी संपत्ति भारत में छीन ली और इनके व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि बाद में इन्होंने खूब माफिया मांगी करी, उसके बाद फिर कहा भाई ठीक है चलो आगे से मत करना, और क्या, ठीक है। तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को आप याद रखेंगे कि ये वो व्यक्ति है जिसने गोवा को जीता
बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। इसने कोचीन को अपने व्यापार का केंद्र बनाया। इसके बाद देखिए नानो डी कुना, ये लगभग 1529 के अंदर गवर्नर बना था, और ये वो व्यक्ति है जिसने पुर्तगालियों की नई राजधानी बनाई गोवा। तो गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाने वाला गवर्नर कौन है? नानो डी कुना। इसने कर्नाटक में एक जगह है हुगली, और हुगली के पास में सेंट टॉमे, वहाँ पे इसने अपनी पुर्तगाली बस्तियां बसाई। बसीन और द्वीप, दीव है ये, द्वीप लिख दिया इसने, बसीन और दीव। बसीन है ये मुंबई है ना, मुंबई के पास बॉम्बे हाई है, बॉम्बे हाई के पास में एक द्वीप है बसीन, मुंबई और सूरत के बीच में पड़ता है बसीन, उसको इसने कब्जे में लिया। ये हमारे पास जो एक है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में दीव, आज आप इसको जानते हैं दमन दीव के नाम से, ये दमन दीव भी पुर्तगालियों की बस्ती थी। ठीक है, तो ये सभी जगहों पर ये नानो डी कुना जो है इसने कब्जा कर लिया। आप समझिए कि पुर्तगालियों, सबसे पहला पुर्तगाली कब आया है? 1498 में, और 1490 के बाद अगला जो कोई यूरोपीय यात्री आया है ना भारत, वो आया है 1596 में। 1596 में एक डच यात्री आया भारत समुद्र जहाज लेके, कार्लोस डी हस्तमान। देखो 1498, 1596, लगभग 100 साल हो गए। समझ रहे हैं आप? 100 सालों तक पुर्तगालियों ने किसी भी यूरोपीय यात्री को समुद्री मार्ग से भारत आने नहीं दिया। सोचिए इन्होंने कितने जगह पर चेक पॉइंट लगाए होंगे, कितनी जगहों पर इन्होंने तरह तरह के तरीके इस्तेमाल किए होंगे, बट किसी को आने नहीं दिया इन्होंने। ठीक है, एनीवे अगली बात करते हैं कि देखो क्या होता है, हम जब भी हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, मैं कई बार कह चुका हूं आपसे, हिस्ट्री टोटली ब्लैक या वाइट नहीं है। समझ रहे हैं आप? हिस्ट्री ग्रे है, ग्रे मतलब इसमें इतने सारे शेड्स हैं ना, आप किसी एक पर्टिकुलर धागे को पकड़ के खींच नहीं सकते कि नहीं साहब यही हुआ। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जैसे अभी तक मैंने जो भी बातें आपसे करी, तो आपको लगा होगा कि यार मतलब पुर्तगाली आ गए, हमारा तो बिल्कुल ही किस्मत ही खराब हो गई है ना, आना ही नहीं चाहिए था वगैरह वगैरह। तो देखो हर सिक्के की दो साइड्स होती है ना, अगर एक डार्क साइड है तो ब्राइट साइड भी है। पुर्तगालियों ने भारत में आकर अपना कुछ ना कुछ योगदान भी दिया है। जैसे ये वो दौर है जब पोर्तुगीज भारत में सेटल हुए ना, ये वो दौर है जब भारत में यूरोप में बड़ी तेजी से वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे। जैसे लगभग 1550 के आसपास जो है ना, यूरोप के अंदर प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हो गया था। गुटेनबर्ग नाम सुना होगा आपने, गुटेनबर्ग ने छापा खाना मतलब कि प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका आविष्कार कर दिया था। प्रिंटिंग प्रेस भारत लाने का श्रेय है पुर्तगालियों को। लगभग 1556 में ही जो है ये लोग एक प्रिंटिंग प्रेस लेकर भारत आ गए थे। इसके अलावा आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, पुर्तगालियों के आने से पहले हमारे पास लाल मिर्च नहीं थी। हमारे पास पपीता, आलू, मक्का, टमाटर, कहवा, अमरूद, अनानास, अल्फांसो एक आम आता है, आज भी आता है, हाफूस आम कहते हैं, हाफूस आम, ये सब पुर्तगालियों के साथ आए हमारे साथ। हमारे पास सबसे बड़ी चीज भैया ये तंबाकू भारतीय फसल नहीं है, ये तंबाकू साउथ अमेरिका की फसल है। ये मक्का हमारी फसल नहीं है, मक्का उत्तरी अमेरिका, साउथ अमेरिका की फसल है। ये क्या नाम है, आलू भी हमारी फसल नहीं है। मेरे कहने से मतलब है कि यूरोपियन के आने से पहले हमारे पास ये चीजें नहीं थी। मेरे को तो बड़ा आश्चर्य होता है कभी कभी ये लाल मिर्च वाला। मैंने कहा यार लाल मिर्च भी पुर्तगाली लेके आए, तो उससे पहले हम मिर्च का काम कैसे चला रहे थे? तो फिर थोड़ा बहुत आइडिया होता है कि उससे पहले फिर हम वो खड़े मसाले और वो जो हमारी काली मिर्चें हैं उससे चला रहे होंगे, और तो क्या है ना। बट ये बात बिल्कुल सही है कि लाल मिर्च लाने का श्रेय इन्हीं को है। बड़े जहाज बनाने की जो कला है, पुर्तगालियों के जहाज बहुत बड़े थे, समझ रहे हैं आप, वो भी ये लोग लेके आए। भारत में ईसाईयत, देखो ऐसा नहीं है कि पुर्तगालियों के आने से पहले भारत में ईसाई नहीं आए थे, नहीं, ये बात तो गलत है। पुर्तगालियों के आने से बहुत पहले, मैं तो कह रहा हूं फर्स्ट सेंचुरी के अंदर ही
ईसाई धर्म प्रचारक भारत पहुंच चुके थे, वो अलग अलग रस्तों से आए थे, अरब व्यापारियों के साथ आए थे, पर भारत आ गए थे। परंतु जब पुर्तगाली भारत में आए ना, तो भारत में क्रिश्चियनिटी का प्रचार प्रसार इतना तेजी से बढ़ा, या पूछो मत। पहली बार भारत में कोई पादरी आए, है ना, पहली बार भारत में कोई चर्च बना, तो ये सब पुर्तगालियों के आगमन पर ही बना है। आप कभी गोवा जाइए, अब गोवा में भी आपको जाना पड़ेगा ओल्ड गोवा, है ना। अब गोवा तो क्या राज्य बन गया है ना, उसमें तो पणजीन और काफ़ी सारी चीज़ें है ना। तो ओल्ड गोवा जाना पड़ेगा, जो पुरानी गोवा की बस्ती है। वहाँ पे आपको इस स्टाइल के चर्च मिलेंगे। ये आपको दिख रहा है, ये इस तरीके से एकदम तिकोने शेप के अंदर ऊपर जाती हुई बिल्डिंग है। ये तिकोने, बीच में ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के पास ये ऐसी दो मीनारें, मीनारें भी कैसी कैसी हैं, तिखी तिखी हैं। इसको बोलते हैं गॉथिक स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? गॉथिक आर्किटेक्चर। ये आपको कई जगहों पर मिलेगा। मोस्टली जो चर्च बनाए जाते हैं ना, वो इसी शेप में बनाए जाते हैं। आप कभी शिमला चले जाइए, मैक्लोडगंज, दार्जिलिंग, जहाँ जहाँ अंग्रेज रहे हैं और उन्होंने अपने चर्च बनाए, वो भी मोस्टली गॉथिक स्टाइल में है। क्योंकि ये जिस समय भारत आए थे ना यूरोपियंस, उस समय यूरोप के पुनर्जागरण में गॉथिक स्टाइल जबरदस्त फेमस थी, और ये स्टाइल ये लोग भी अपने साथ लेकर आ गए। तो पुर्तगाली भारत में गॉथिक स्टाइल लेकर आए थे। भारत में प्रथम पादरी जो बना, जिसको नाम दिया है फ्रांसिस्को ज़ेवियर, है ना, ये भारत का प्रथम बनता है। हालांकि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पुर्तगाली सबसे पहले आ गए, अभी मैंने ये भी कहा कि पुर्तगाली सबसे लास्ट में गए 1961 में। तो हमें बार बार ये क्यों पढ़ने को मिलता है कि हमारे ऊपर लंबे समय तक अंग्रेजों ने शासन किया? अंग्रेज तो आए, पुर्तगाली तो टाइम पे भी आ गए थे, 100 साल तक किसी को आने भी नहीं दिया। फिर ये गए भी, छोटी छोटी बस्तियां अपनी पकड़ के बैठे रहे। 1961 में गए, तो पुर्तगाली अंग्रेजों की तरह इतने फेमस सफल क्यों नहीं थे? देखिए, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण मैंने जो आपसे बताया ना, धार्मिक रूप से असहिष्णुता। अंग्रेज जब भारत में सेटल हो रहे थे ना, उन्होंने अपना एक ही एम रखा, हम व्यापारी बन के आए हैं, हम व्यापारी बन के ही रहेंगे, हम इनके रिलीजियस मैटर में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। पुर्तगालियों का क्या था? व्यापार एकदम साइड में, पहले इनको क्रिश्चियन बनाओ, पहले इनका बैप्टिज्म कराओ, पहले यहाँ की लड़कियों से विवाह करो, आदमियों को मार दो। अच्छा, भारत तो हमेशा से मल्टी कल्चर रहा है, मल्टी रिलीजन रहा है। यहां जब धर्म परिवर्तन की बात हो रही है, तो सिर्फ हिंदू की थोड़ी हो रही है। हिंदू है, मुस्लिम है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, ये तो सदियों से भारत में रह रहे हैं ना। इन सब आप समझिए ना कि भारत में इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से पहले तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार हो गया था। यहां पर भी इनकी लड़ाई है। तो यही धार्मिक रूप से असहिष्णुता जो है, ये पुर्तगालियों को ले डूबी। जैसा कि मैंने बताया, एक बार शाहजहां ने और एक बार औरंगजेब ने इनकी जितनी बस्तियां हैं वो छीन ली, इन पर व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्यों? इन्होंने मुगलों का ही जहाज लूट लिया, जो कि हज यात्रा पे जा रहा था। बताओ आप। तो ऐसे में पतन होना तो निश्चित था। दूसरा बड़ा कारण यूरोपीय कंपनियों से संघर्ष। ये तो देखो सिंपल बात थी यार, ये तो होना ही था। अब आप हमेशा से टॉप पे नहीं रह सकते। एक कहावत है कि देयर इज ऑलवेज अ रूम ऑन टॉप। टॉप जो है ना, वो कभी भी सुरक्षित स्थान नहीं होता है, टॉप हमेशा खाली रहता है। आज तुम हो, कल कोई और होगा। बस वही बात थी। पहली बार आ गए जरूर हो तुम, बट जब मौका मिलेगा कोई ना कोई तुमको टॉप से धक्का देके खुद आ जाएगा। तो यूरोप के बहुत सारे देश भारत की तरफ आए। डच आए हैं, अंग्रेज आए हैं, फ्रांसीसी आए हैं, डेनिश लोग आए हैं। डेनिश मतलब ये डेनमार्क वाले, ये लोग भी भारत पहुंचे। तो संघर्ष तो होना ही था। सभी यूरोपीय हैं, एक दूसरे की कमजोरियां जानते हैं, सभी ईसाई है। वो ईसाई वाला कार्ड भी नहीं चलता कि ईसाई मिलके एक तरफ हो जाएंगे, दूसरे धर्म वाले को कॉर्नर कर देंगे, वो भी नहीं चलता यहाँ पे। ठीक है। कार्टेज, आर्मीडा और समुद्र लूट की लीटी, ये क्या था? देखो, मैंने अभी आपको बताया था ना कि पुर्तगालियों ने क्या करा, अरब सागर से लेके मेडागास्कर के बीच में एक ऐसा कार्टेज सिस्टम बनाया जिसके अंतर्गत कोई भी अगर अदर देन पुर्तगाली जहाज उस रास्ते से जाने की कोशिश करता था ना, ये बेटे उसको भड़का देते थे, ये उसको वहां से जाने नहीं देते थे। ठीक।
ऑब्वियस सी बात है भाई, आपके अपोनेंट बहुत सारे हैं, वो सब अगर एक हो गए तो आप उनके सामने टिक थोड़ी पाओगे, है ना। कितने समय तक चल जाएगा? ठीक है, अपने 100 साल तक आपने अपना ये मन मर्जी चला ली, मोनोपोली चला ली, बट अब तो वो जरूरी था नहीं। तो ये इनकी समुद्र, अच्छा बीच बीच में क्या समुद्री लूट, कई सारे विश्व के जो दूसरे बड़े यूरोपीय देश थे, उनके जहाज वगैरह, व्यापारी जहाज वगैरह जब इस पर्टिकुलर इलाके से गुजरते थे तो ये लोग उसे लूट लेते थे। तो एक संघ बन के इन लोगों का जो है खात्मा किया गया। इस वजह से पुर्तगाली जो है धीरे धीरे इनकी ये मोनोपोली इस पूरे अरब सागर पर टूट गई। कुछ फैक्ट्स है जो आप याद रखिएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय गोवा का गवर्नर था बोस्सा 1947 में, और इसके अंतिम गवर्नर जो है वो मैनुअल एंटोनियो थे, जिसको 1961 के अंदर यहां से भागना पड़ा। 1961 में क्या हुआ कि भारत ने, अब इसको कहते तो पुलिस ऑपरेशन है, ठीक है, बट ये सैनिक कार्रवाई थी, क्योंकि अगर हम इसे सैनिक कार्रवाई कहेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि भारत ने किसी दूसरे देश पे हमला करके कब्जा कर लिया, और जब मैं पुलिस कार्रवाई नाम दूंगा ना तो इसका मतलब ये होता है कि ये हमारा ही था और हमने इसके ऊपर क्लेम किया है। तो गोवा, दमन दीव, ये कुछ बस्तियां थी, ये पुर्तगाली 1947 में छोड़ के नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि 47 में हमारी स्वतंत्रता का जो अधिनियम बना, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, तो वो तो उन हिस्सों के लिए किया था जो हिस्से किसके अधिकार में थे? अंग्रेजों के अधिकार में थे। या फिर वहां पर क्या था? देशी रियासतें थी, देशी रियासतों को भी भारत राज्य में मिला लिया गया। गड़बड़ किधर हुई? कुछ कुछ छोटे छोटे स्पॉट थे, जैसे कि गोवा, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, ये पुर्तगालियों की बस्तियां थी जो रह गई थी, है ना, ये पुर्तगालियों के कंट्रोल में थी। बाद में क्या है, अंग्रेजों ने जब अपना साम्राज्य बहुत बड़ा भारत में स्थापित कर लिया, तब उन्होंने भी इनको पुर्तगालियों को छेड़ा नहीं कि वाह ठीक है यार, तुम बैठे हो जैसे बैठे रहो, ठीक है। तो अब 1961 में ये बैठे हैं यहाँ पे, भारत को लगा यार ये तो भारत में रहकर बिल्कुल हमारे खिलाफ ही ये बातें करते रहते हैं। तो फिर हमने 1961 में चलाया ऑपरेशन विजय। बाकायदा भारतीय सेना ने मार्च किया। पुर्तगाल भारत से बहुत दूर है भाई, है ना, यूरोप में, वहां से सैनिक सहायता तो भेज नहीं सकता था। यहाँ पे जो पुर्तगालियों की बची कुची सेना थी, उसने सिर्फ क्या किया, शहर के अंदर घुसने वाले ब्रिज तोड़ दिए, है ना, वाटर जो था पीने का पानी, उसको कंटेनमेंट कर दिया। इस तरीके से भारतीय फौज को रोकने की कोशिश की गई, परंतु ये इसमें असफल रहे। इस वजह से 1961 में ये गोवा, दमन दीव का भारत में विलय कर लिया गया। फिर आज 1987 में जाके हमने गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया, उससे पहले गोवा यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। और 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल हुआ और उसकी वजह से गोवा आज़ाद हुआ।